पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर English teacher Miss Maria Majid from Beria Model School, PNAD Maripur, Secondary Wing. Student, I have completed half lesson number 2 aging of grade 7 in my previous video. Now I am going to continue the remaining part of lesson. So student, take out your book and open page number 9. Student, we have completed 3 paragraph of this chapter. इन 10 पैराग्राफ में हमने डिफरेंट मेन आइडियाज़ देखे। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट होता है जो कि ड्रग्स के यूज़ में माहिर होता है और ऐसी ड्रग्स जो कि दर्द को, तकलीफ़ को दूर करती है और सर्जरी का पेन उसका फ़र्स्ट कंसर्न होता है। इसके अलावा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं, एक्सीडेंट के शिकार जो होते हैं उनको भी ट्रीट करता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की नालियों की जो डिजीज़ होती हैं उसको ट्रीट करता है। इसके अलावा इनक्योरेबल डिजीज़, लाइलाज बीमारियों को भी उसमें भी वो आराम पहुंचाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रेंज की इंस्ट्रूमेंट और ड्रग्स यूज़ करता है। इस तरह की मशीन यूज़ करता है जो कि बॉडी ऑर्गन्स को टेम्परेरी सब्सटीट्यूट करती हैं। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट फंक्शंस अंजाम देता है। और सेकंड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हमने देखा कि एनेस्थीसिया का यूज़ जो है वो कब से हुआ। 1842 में डॉक्टर क्रॉफोर्ड लॉन्ग जो थे उन्होंने एक पेशेंट की नेक से ट्यूमर निकाली थी और उन्होंने ईथर सॉक टॉवल जो है उसके फेस पे रखा था जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया था। तो ये फर्स्ट टाइम एनेस्थीसिया का सक्सेसफुल यूज़ था। देन थर्ड पैराग्राफ में हमने स्टूडेंट ईथर के बारे में पढ़ा कि ईथर जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको इथिलीन को कशीद करके हासिल किया जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होती है, इसकी वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो है इसकी डोज दी जाती है और उसके साथ दूसरी भी एनेस्थीसिया का एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। देन स्टूडेंट अब हम फोर्थ पैराग्राफ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पिक अप योर पेंसिल एंड अंडरलाइन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। In a typical procedure, a pleasant relaxation is induced by injection of scopolamine and morphine. एक टिपिकल प्रोसीजर में यानी कि जो बड़ी बड़ी सर्जरीज़ होती हैं उसमें पेशेंट को रिलैक्सेशन के लिए स्कोपोलामाइन और मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसमें रिलैक्सेशन लाई जा सके। काम एंड रिलैक्स्ड द पेशेंट इज़ नाउ रेडी फॉर एन इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ सोडियम पेंटोथल दैट विल ब्रिंग ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। जबकि मरीज़ जब हम उसको स्कोपोलामाइन और मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो मरीज़ जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और वो इंट्रावीनस इंजेक्शन यानी नस में लगाए जाने वाले इंजेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी होता है। वो इंजेक्शन होता है सोडियम पेंटोथल का जो कि एनेस्थीसिया के फर्स्ट स्टेज की तरफ लेकर आता है। A light dose followed by the second stage, loss of consciousness and dulling of brain's pains response। और सेकंड जब डोज दी जाती है तो उसमें पेशेंट जो होता है उसका ब्रेन पेन रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल डल होना शुरू हो जाता है। इसका दिमाग जो है उसका दर्द जो है वो काम करना डल हो जाता है और अपने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने होश खोने लगता है। कॉन्शियसनेस कहते हैं होश को। द थर्ड स्टेज कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस जनरली रिक्वायर्स सम ड्रग्स एज स्ट्रॉन्ग एज ईथर। और थर्ड स्टेज में मरीज़ जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस, बिल्कुल बेहोश हो जाता है और जिसके लिए एक ईथर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग की ज़रूरत होती है क्योंकि ईथर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग की ज़रूरत होती है। रिक्वायर मीन ज़रूरत होना। द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इंसर्ट अ प्लास्टिक ट्यूब इनटू द ट्रेकिया और विंड पाइप। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो प्लास्टिक ट्यूब इंसर्ट करता है, डालता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया कहते हैं सांस की नाली को। सांस की नाली में वो एक प्लास्टिक ट्यूब डालता है, इंसर्ट में डालना। सो दैट अ मिक्सचर ऑफ ईथर, nitrous oxide and oxygen can be fed directly into the lungs without irritating the breathing passage। ताकि ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो मरीज़ के डायरेक्ट लंग्स में दाखिल किया जा सके और उसके सांस लेने की रफ्तार को इरिटेट ना हो, उसके सांस लेने की रफ्तार डिस्टर्ब ना हो। ब्रीदिंग पैसेज में सांस लेने की रफ्तार। ओनली व्हेन ही इज सर्टेन दैट द पेशेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन कम्प्लीटली इनसेंसिटिव टू पेन
विल द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट गिव द क्विक नोट दैट इंडिकेट्स द ऑपरेशन में बिगिन। जब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बिल्कुल सर्टेन हो जाता है, बिल्कुल पूरी यकीन हो जाता है कि पेशेंट का अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर इनसेंसिटिव हो गया है, मुकम्मल वो बेहिस हो गया है, तो वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अपना सर हिलाता है। नोड मीन सर हिलाना, वो अपनी जल्दी से सर हिलाता है, जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि अब ऑपरेशन स्टार्ट हो सकता है। वंस सर्जरी हैज़ बिगन द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बिकम द वॉच डॉग ऑफ द ऑपरेटिंग रूम। जब सर्जरी स्टार्ट हो जाती है तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑपरेटिंग रूम का वॉच डॉग बन जाता है, यानी कि वॉच डॉग मीन द मोस्ट अलर्टिंग पर्सन, द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अनकॉन्शियस पेशेंट अलाइव। और ये शख्स जो है वो पेशेंट को दोबारा ज़िंदा करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अलाइव मीन जिंदा। कीपिंग एन आई ऑन द वर्क ऑफ द सर्जन, द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन चेंजेस इन द पेशेंट ब्लड प्रेशर, पल्स एंड ब्रीथिंग। और इसकी निगाह सर्जन पर होती है। कीपिंग एन आई ऑन में निगाह होना, इसकी निगाह सर्जन पर होती है। और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है उसकी तवज्जो पेशेंट के ब्लड प्रेशर, उसकी नब्ज़ और उसकी सांस पर होती है। उसकी सांस की जो चेंजेस होती हैं, उसके ब्लड प्रेशर में जो चेंज आता है, उसकी पल्स की रफ्तार में जो चेंज आता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। कॉन्सेंट्रेट मीन तवज्जो देना, पल्स मीन नब्ज़ और ब्रीथिंग यानी सांस लेना। ही चेक्स टू सी डेट द एनेस्थेटिक गैस मिक्सचर कंटेन 28 to 30% ऑक्सीजन। वो चेक करता है कि एनेस्थेटिक गैस मिक्सचर जो है उसमें 28 से 30% ऑक्सीजन है। फॉर इवन अ ब्रीफ ड्रॉप ऑफ मे कॉज एस्फाइजिएशन। एक मामूली सी ड्रॉप ऑफ यानी कि एक मुख्तसर सी ऑक्सीजन में कमी की वजह से मरीज़ का दम घुट सकता है। ब्रीफ मीन मुख्तसर, ड्रॉप ऑफ मीन कम होना, और एस्फाइजिएशन मीन दम घुटना। ही एग्जामिन्स द पेशेंट्स आई फॉर सबटल चेंजेस दैट मीन द एनेस्थेटिक इज़ वेयरिंग ऑफ। वो पेशेंट की आई को भी मुशाहिदा करता है। एग्जामिन यानी मुशाहिदा करना, पेशेंट की आइज़ का भी मुशाहिदा करता है कि उसमें कोई सबटल चेंज यानी कि कोई मामूली सा चेंज तो नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये होता है कि अब एनेस्थेटिक गैस जो है उसका असर कम हो रहा है, एनेस्थेटिक का असर कम हो रहा है, वेयर ऑफ मीन कम होना। और दैट इट इज़ सिंकिंग द पेशेंट इनटू द डेंजरसली डीप स्लीप, या फिर वो पेशेंट को बिल्कुल ख़तरनाक हद तक जो है वो नींद में लेके चला गया है। दोनों में से कोई एक सूरत हो सकती है। After surgery is completed, the anesthesiologist faces one of his most difficult tasks. जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क का सामना करता है। He must restore his anesthetized patient to complete consciousness as smoothly and painlessly as possible. उसको अपने एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट जो होता है उसको मुकम्मल तौर पर बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल बग़ैर किसी दर्द के उसे दोबारा उसे होश में लाना होता है। द बेस्ट ड्रग फॉर दिस पर्पज़ इज़ ऑक्सीजन। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन ड्रग है मरीज़ को दोबारा होश में लाने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन ड्रग है वो है ऑक्सीजन। फ्लडिंग इनटू द लंग्स, ऑक्सीजन फोर्सेस द एनेस्थेटिक गैस आउट ऑफ द पेशेंट बॉडी। जब उसको लंग्स में जब ऑक्सीजन को फोर्स किया जाता है तो पेशेंट की बॉडी से जो है वो एनेस्थेटिक गैस जो है वो निकलने लगती है। एंड ऑल्सो इज इज़ द वर्क ऑफ द हार्ट, और वो दिल का काम भी जो है वो आसान हो जाता है। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एज द पेशेंट अवेकन्स, और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी उसका वर्क भी जो है वो आसान हो जाता है। हार्ट का वर्क भी आसान हो जाता है जब उसकी बॉडी से एनेस्थेटिक गैस जो है वो निकलने लगती है और उसमें ऑक्सीजन जब डाली जाती है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा।